हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो आप उस पर जा कर के ये वीडियो देखने के बाद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और लगभग क्वेश्चन भले ही कम है, लेकिन उस वीडियो में, हर वीडियो में 100 क्वेश्चन कम से कम आपके क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन मेरे वीडियोज़ में हैं, अवेलेबल हैं। तो आप वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ यदि आप अपने को चेक करना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर वो आपको अच्छा लगे वीडियो क्वेश्चन आंसर वाला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इतिहास, राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, ये दोनों, और कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है, इसके वीडियो में कंटिन्यू बना रहा हूँ और रोज़ का एक दो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे थे, वहाँ की आर्थिक स्थिति हम देखते हैं। थोड़ा सा ये आप अच्छे से समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। देखिए, ऋग्वेद में क्या था कि ऐस शब्द काम में लिया उन्होंने, लेकिन ऐस शब्द था वो तांबे के लिए उन्होंने काम में लिया शुरू में, लेकिन जब बाद में लोहे का उनको अच्छे से ज्ञान हो गया उत्तर वैदिक काल में, तो उन्होंने क्या किया, आर्यों ने श्याम ऐस तो कह दिया लोहे को, और तांबे को जो ऐस बोल रहे थे उसको नाम दे दिया लोहित ऐस, यानी लाल ऐस, इस प्रकार से। इसके बाद मुद्रा, तो मुद्रा है शतमान, एक मुद्रा का वर्णन है। यह मुद्रा ब्राह्मणों को दान में देने के लिए काम में आती थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद व्यापार की बात करें तो श्रेणियाँ होती थी, और ये प्राचीन काल का बहुत ही स्वर्णिम अध्याय है दोस्तों भारतीय व्यापार का। एक श्रेणियाँ होती थी, ये श्रेणियाँ बैंकर का कार्य करती थी आगे जा कर के, और बैंक जो कार्य करते हैं, मतलब लोन देना, अधिक जो पैसा है उसको जमा करना, ब्याज देना, तो पूरा एक संगठन होता था श्रेणी। तो ये व्यापारी वर्ग था और इसका प्रधान जो है वो कहलाता श्रेष्ठिन। ठीक है दोस्तों। एक शब्द हो रहा था सार्थवाह, तो इसको याद करना बहुत सिंपल है। पहले क्या होता था दोस्तों, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज ये कुछ नहीं थे, तो कारवां चलता था। कारवां बहुत बड़ा होता था, और जो बैलगाड़ी है या खच्चर है, या मतलब पशुओं के माध्यम से व्यापार होता था, तो बहुत बड़ा कारवां चलता था। और कारवां जो चलता था उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ एक व्यक्ति चलता था, अधिकारी चलता था, उसे कहते हैं सार्थवाह। तो बहुत ईजी है, कारवां चल रहा है तो कारवां के साथ साथ कौन चलेगा दोस्तों, सार्थवाह। साथ कौन चलेगा, सार्थवाह। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कर जो है, कर व्यवस्था, जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया कि जो ऋग्वेदिक काल है उसमें कर जो है वो बलि कर था, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था, ऐच्छिक था। लेकिन यहाँ ये अनिवार्य हो गया, और जो कर देता था ना दोस्तों, वो केवल तीसरा वर्ग देता था, वैश्य वर्ग। ब्राह्मण वर्ग कर्मकांड करवाता था, क्षत्रिय वर्ग रक्षा करता था, और वैश्य वर्ग जो है ये कर देने का कार्य करता था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद वर्ण व्यवस्था और आश्रमों का जो उल्लेख है, चारों आश्रमों का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये मैंने क्वेश्चन सभी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है उसमें डाले हैं। तो चौथा जो आश्रम है वो जाबालोपनिषद में उसका वर्णन है। बाकी जो 3 आश्रम हैं उनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। याद रखिएगा, 3 आश्रमों का जो नाम उल्लेख है सबसे पहले वो छांदोग्य में है, लेकिन चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले है जाबालोपनिषद, ध्यान रखिएगा। और यहाँ वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। पहले जहाँ ऋग्वेदिक काल में जो है यव, वो प्रमुख खाद्य था, अब उसकी जगह ले ली धान और गेहूँ, चावल और गेहूँ। द्रोणो व्रीहि ऐसे शब्द आते हैं, व्रीहि शब्द आता था काम्य धान के। मृद भांड, ये बहुत इसमें हम 4 क्वेश्चन क्लियर करेंगे दोस्तों एक साथ। कैसे, ये कई बार परीक्षाओं में सीधा प्रश्न आ जाता है कि गैरिक मृद भांड किस संस्कृति की विशेषता थी, काले लाल किस संस्कृति की विशेषता थी, चित्रित धूसर और उत्तरी पालिश वाले। तो आप अच्छे से समझिए इसको। देखिए, गैरिक जो मृद भांड हैं वो थे, गैरिक जो मृद भांड हैं वो विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है फ्रेंड्स, गैरिक जो
मृद भांड थे वो सिंधु की, काले और लाल ये थे ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की। ल से आप लाल और काले बना लीजिए, काल से काले और काल से लाल, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि अंदर है वो एक रंग होता था और बाहर से दूसरा कलर, इस प्रकार से दो रंगों का उपयोग होता था। चित्रित धूसर भांड ये विशेषता आती है अपनी उत्तर वैदिक काल की, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तर में चित्र लिखना अच्छा होता है। यदि हम कोई उत्तर अच्छा लिखना चाहें तो चित्र बनाएं तो बहुत अच्छा है। तो उत्तर में क्या है, चित्र लिखना, इसका मतलब चित्रित धूसर भांड। और ऋग्वैदिक काल, तो काल से आ गया काल, काले और लाल। उत्तरी पॉलिश जो है, उत्तरी पॉलिश, पॉलिश यहाँ कीवर्ड है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा अशोककालीन जो मौर्य कालीन जो स्तंभ हैं वो अपनी चिकनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एकाश्म पत्थर है, एक ही पत्थर से पूरा बनाया हुआ है और बहुत चिकने हैं, तो पॉलिश किए हुए हैं। तो पॉलिश किसकी विशेषता हो गई, मौर्य काल की। तो दोस्तों अब मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। गैरिक सिंधु सभ्यता, लाल और काले ऋग्वैदिक काल, यानी काले और लाल ऋग्वैदिक काल के। और चित्र किस में बनाना, उत्तर में बनाना, तो उत्तर वैदिक काल का चित्र। और पॉलिश वाले मृद भांड कहाँ मिलेंगे, मौर्य काल में। अब बात करते हैं दोस्तों धर्म की। जहाँ पहले इंद्र प्रमुख था, वरुण, इंद्र आदि प्रमुख थे, तो यहाँ अब प्रजापति प्रमुख देवता हो गया, ध्यान रखिएगा आप। और इसके साथ जो त्रिदेव वाली जो अवधारणा है वो भी अब सामने आ गई। त्रिदेव का मतलब रुद्र जो देवता था, जो पशु देवता था, फिर शूद्रों का देवता हुआ, वो अब शिव बन गया। और विष्णु की अवधारणा भी सामने आ गई। इस प्रकार से एक ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी जो अवधारणा है ये उत्तर वैदिक काल में आ गई। प्रजापति महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे कुछ और प्रश्न हैं, देखते हैं। सबसे पहले मुंडकोपनिषद में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ कि कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग, आम जनता के लिए कर्मकांड करना आसान नहीं रहा और इसका धीरे धीरे विरोध होने लगा। दोस्तों जब कभी भी अति होती है तो उसका फिर विरोध होना निश्चित है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब अति हो गई तो मुंडकोपनिषद में एक वाक्य आता है, हो सकता है ये सीधा पूछ लिया जाए। इसमें कहा गया है कि यज्ञ एक नौका के समान है, एक नाव के समान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, मेंढक है वो नाव में डूब गया, जो मेंढक है वो नाव पे था और वो डूब गया। तो मुंडकोपनिषद यानी मेंढक और डूब गया, नाव में था, मतलब यज्ञ को क्या बताया गया है, नौका के समान बताया गया है। फिर जो उपनिषद है बृहदारण्यक जो है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है दोस्तों। गार्गी जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल की 4 विदुषी स्त्रियां, तो उसमें ये एक थी। ऋग्वैदिक काल की मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, शची, पौलमी, लोपा, मुद्रा, घोषा, पलादी जो भी हैं। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो किस में दोस्तों, बृहदारण्यक में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, जनक के दरबार में हुआ था, विदेह में, आप याद रखेंगे। इसके बाद पुनर्जन्म की अवधारणा सबसे पहले मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। इसको भी बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे कैसे, पुनर्जन्म, एक व्यक्ति है वो बहुत खून से लथपथ था और वो मर गया और उसका पुनर्जन्म हुआ तो भी वो खून से लथपथ ही पैदा हुआ। तो अगर हम ऐसे इमेजिन कर पाएंगे तो बहुत सिंपल है, पुनर्जन्म में भी वो कैसा मिला, लथपथ, यानी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है पुनर्जन्म का, के रूप में अब आ गए थे। तो इसलिए अब शिव जी आ गए तो पार्वती आना जरूरी है। तो पार्वती का जो उल्लेख है वो मिलता है तैत्तिरीय में, और उमा जो शब्द है उसका मिलता है केन उपनिषद में। उमा जो शब्द है वो मिलता है केन उपनिषद में और पार्वती शब्द मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है दोस्तों। और जो शिव है वो रुद्र जो है वो शिव का रूप उन्होंने ले लिया। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, आपको याद होगा, नहीं है तो होना चाहिए। अरुंधति एक शब्द मिलता है उत्तर वैदिक काल में, ये एक रोग नाशक जड़ी बूटी थी। जिस प्रकार से संजीवनी बूटी थी वैसे ही कोई अरुंधति बूटी थी। फिर एक आता है विवाह है। विवाह उस समय दोस्तों 8 प्रकार के विवाह प्राचीन भारत में प्रचलित थे और 4 विवाहों को श्रेष्ठ बताया गया है, अच्छा बताया गया है, 4 को खराब बताया गया, जिसमें गंधर्व, राक्षस, पिशाच, असुर आदि विवाह हैं।
तो उसमें महाभारत में क्या है दोस्तों, क्षात्र धर्म कहा गया है राक्षस विवाह को। ठीक है फ्रेंड्स, राक्षस विवाह को महाभारत में क्षात्र क्षत्रियों का धर्म बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता पूरी कर ली है। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ऑब्जेक्टिव, वो आप देखें और मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। और आप चैनल पे जा कर के आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ क्रम से सारे टेस्ट और वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।